ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को यहां पर पहुंचेंगे। जश्न मनाया जाएगा और मुख्यालय में इसके लिए तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। जैसा हर चुनाव के नतीजे के बाद होता है, वही तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में हम देख पाएंगे। शाम को जम्मू कश्मीर में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और सीधे आपको सुनाते हैं आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत सारी सीटें हैं जो जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की, जैसे चट्टा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है। ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली है। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गद्दे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम लीड में जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। महबूबा जी ने कांग्रेचुलेट किया है, आपको बधाई दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नई सरकार के लिए। अब हम उनके मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया करते हैं और क्या कर सकते हैं ना। नए मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, उमर साहब जम्मू कश्मीर के तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम का धन्यवाद किया और 5 साल मैं अपने काम के दम पर जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलता हुआ नजर आऊंगा। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो दबाव है, उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। जनता का धन्यवाद देते हुए, जम्मू कश्मीर के आवाम का धन्यवाद देते हुए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमें खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जो हमें खत्म करने आए वो खुद खत्म हो गए। तमाम बातें यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी की तरफ से कही जा रही। फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला यहां पर ये कहते हुए नजर आए। एक तरफ हरियाणा की तस्वीर, दूसरे तरफ जम्मू कश्मीर की तस्वीर। जाट लैंड यानी कि हरियाणा, कमल का फूल ऐसा खिला कि लोग देखते ही रह गए। 50 सीटों पर अब आप ये समझिए कि यही तस्वीर एग्जिट पोल में, और इससे बहुत ज्यादा सीटें, करीब 55 सीटों के आसपास एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल फेल हो गए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला। यहां पर तमाम दावे वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए, लेकिन उन दावे वादों को अस्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लोग पहुंचे, लोगों ने वोट किया। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। आज शाम बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शाम करीब 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी की गई है, उनके स्वागत की तैयारी की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
हरियाणा में जमकर प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार चुनावी रैलियों के माध्यम से वोट की अपील की। शाम करीब 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जश्न की तैयारी है। और एक बार फिर से अपने तीनों संवाददाताओं का हम रुख करेंगे। देवनाथ लगातार जुड़े हैं, मृगांक हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं और इसके साथ विकास अबरोल भी लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। विकास, मैं आपका रुख करूंगा। फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए, बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि जो हमें खत्म करने आए थे वो खुद खत्म हो गए हैं और जनता का, आवाम का धन्यवाद दिया और इस बात का भी जिक्र किया कि मैं काम के दम पर अब लोगों को संतुष्ट करूंगा। जी बिल्कुल, ये सीधा सीधा इशारा है कि जिस तरह से इंजीनियर राशिद ने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और कई जमात इस्लामी के लीडर और कई अलगाववादी नेता जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको सीधा सीधा संदेश है कि आप लोग, उन्होंने उनके खिलाफ जरूर लड़ने की कोशिश की, इनके वोट कम करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने जो कहीं ना कहीं विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस में बना के रखा। लेकिन सबसे खास बात सूर्या ये है कि इस बार जम्मू कश्मीर में आप पार्टी ने भी अपना खाता खोला है, आम आदमी पार्टी ने, और डोडा की सीट महराज मलिक ने जीती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब जम्मू कश्मीर में अपने आप को किसी ना किसी रूप में देख रही होगी। जिस तरह से हरियाणा की बात करें, पिछली बार हरियाणा में भी वो जीते थे और इस बार सारी सीटों पर लड़े, तो लग रहा है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अपने आप को खड़ा पाएगी। वहीं पर जम्मू कश्मीर में अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी भी भाजपा के लोगों का कहना है कि अगर हम 30 के ऊपर की सीटें जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सरकार बनाने का जरूर सोचेंगे और वो जोड़ तोड़ की जो नीति है, राजनीति है, वो अब भी चल रही है। हालांकि जिस तरह से नतीजे आए वो साफ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से 5 जो विधायक हैं जिनको मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, वो एक गेम चेंजर भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, पीडीपी भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में समर्थन दे रही है। लग नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर में उन 5 विधायकों के आने से राजनीति में खास उथल पुथल होगी। जी, जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कोई भी शायद मेहनत बाकी नहीं रही थी पार्टी की तरफ से, चाहे प्रियंका गांधी हो, क्राइम, बेरोजगारी, 2 मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तमाम सवाल पूछ रही थी 10 सालों के कामकाज का। लेकिन उसके पीछे हुड्डा परिवार ने मेहनत तो की है, इतना तो आप मानते हैं? बिल्कुल, जब बात करते हैं तो मैं बताता हूं कि जिस तरीके की मेहनत की बात है, तो देखिए मेहनत राजनीति में नहीं, परसेप्शन चलता, और परसेप्शन बनाने में बीजेपी उनसे कहीं आगे निकल गई। 2-3 बातें हैं, जरा समझिए। जो आप कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी या पूरे कांग्रेस की कैंपेनिंग क्या ऐसी नहीं रही कि लोग उन पर भरोसा न कर सकें या भरोसा कर सकें, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए और कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आते हैं। और यही वजह है कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की वहां की अधिकांश जगहों पर बीजेपी का झंडा, परचम लहराया है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने भी जिस तरीके का प्रचार किया, और आपने सुना नारा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या इन सब नारों का कोई बड़ा असर हुआ हरियाणा की राजनीति पे? तो हाँ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि जमीनी स्तर से लेकर के उचले स्तर पर हर जगह प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक स्वीकार्यता जो दिखी। लेकिन इसके बीच में 2-3 बातें हैं। कांग्रेस जश्न मनाने में जल्दी कर रही थी, कांग्रेस को ये लग रहा था कि नहीं, इस बार हम हर हाल में जीतेंगे। लेकिन अगर ये कांग्रेस के हाथ से जीत फिसली है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुशल रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शीर्ष नेतृत्व, और इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो खर्ची पर्ची की धारणा है उसको खत्म करने की जो जद्दोजहद की, क्योंकि हर जगह किसी भी ऐसी जगह नहीं हम गए जहां पर खर्ची और पर्ची का जिक्र नहीं होता था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों को लगता था कि अगर कांग्रेस का फिर से शासन आती है तो जो बीजेपी ने स्कीम चलाई हुई है, जो योजनाएं चलाई हुई हैं, वो कहीं पटरी से उतर न जाए। और दूसरा, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, अगर यहां पर हम सरकार बदल भी देंगे तो केंद्र से सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते हरियाणा विकास की पटरी से जो दौड़ रहा है वो भटक जाएगा। और तीसरी बात, एक और बात, कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस अगर आती है तो कुछ खास नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही खर्ची पर्ची, फिर वही जमीन घोटाले, तमाम सारे जगहों पे ये भी बात हो रही थी। लेकिन उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यहां देख रहे हैं, हरियाणा की राजनीति को समझ रहे हैं। ठीक है विकास, तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी? क्योंकि यहां पर फारूक अब्दुल्ला ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री बनेंगे, साफ तौर पर। मतलब तस्वीर साफ है कि अब जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो उमर अब्दुल्ला के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, ताजपोशी की तैयारी होगी।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरह से हालात बने हैं वो यही लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब बहुत जल्दी ही सीएम हम उमर अब्दुल्ला को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी भी जो है जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस 21 सीट तो जीत चुकी है, लेकिन 20 पे आगे चली, यानी 41 सीटों का टोटल लमसम बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 17 पे जीत चुकी है, 12 पे आगे चल रही है। वहीं पे कांग्रेस 3 पे जीत चुकी है, 3 पे आगे चल रही है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कई ऐसी सीटें, अगर हम बात करें किश्तवाड़ की सीट पे, तो वहां पे शगुन परिहार सिर्फ 400-500 के मार्जिन से जीत पाई है। तो अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जो 1000-2000 के मार्जिन पे अटकी हैं और वहां पर अभी 1-2 राउंड बाकी हैं। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी होगी यह कहना कि वाकई ही किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आंकड़े अभी यही बता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जरूर बनेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह सरकार बना पाएगी, क्या उसके लिए कांग्रेस ही काफी होगी, क्या पीडीपी का समर्थन भी उसको लेना पड़ेगा, या कुछ और नए दाव पेच लगाने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें लगता है भी 1-2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल, 1 से 2 घंटे बाद तस्वीर पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में साफ हो जाएगी, क्योंकि ऐसी सीटें हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ सीटों पर आगे चल रही है, कुछ सीटों पर नतीजे साफ हो गए हैं। लेकिन ये तस्वीर और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से राज्यपाल शासन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीके से अपनी छवि बनाने की कोशिश की। रविंद्र रैना जो इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए, लगातार एक एक कार्यकर्ता को एकजुट करते हुए नजर आए जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो भी फेल होते हुए नजर आए। इसके पीछे की वजह क्या रही भारतीय जनता पार्टी के, और लगातार हमारे संवाददाता देवनाथ हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है। देवनाथ, हरियाणा में जाट लैंड पर सबसे ज्यादा फोकस था। एक मुश्त वोट अगर गया जाटों का तो वो कहां पर गया, क्योंकि अलग अलग वोट कांग्रेस तो एक साथ लाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रही थी, लेकिन जाटों पर फोकस किया गया, लेकिन आप फेल तो हो गए। देखिए, बिल्कुल सूर्या, आपका सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि देखिए जिन जाटों पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा भरोसा था वो उनसे दूर हो गए या क्या हुआ। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन बना दिया, यानी जो जाट नहीं है, गैर जाट हैं, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। और वो जो हमारे प्रोग्राम्स थे, हमारे जो शो थे, उसमें लोग कहते थे कि अगर बीजेपी नहीं आती है तो जाटों का एक आतंक है, वो भी हमारे सर चढ़ करके बोलने लगेगा, हमारे लिए मुश्किल होगी। तो ये भी एक खेमेबंदी हुई। लेकिन अगर देवनाथ, एक तबका ये भी था, जब मैं 2 दिन हरियाणा रहा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात का जिक्र कर रहे थे। और उसके बाद भी एक सवाल मेरा इसी से है, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी जी जान से मेहनत की, अगर दीपेंद्र हुड्डा की हार है तो आगे भी जो 5 साल बाद एक नई रणनीति दीपेंद्र हुड्डा की होगी तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अभी आप भूपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक विरासत के साथ आगे बढ़ रहे थे। बहुत बेहतर था आपके लिए एक सियासत की जमीन को नए तरीके से तैयार करना, लेकिन अब तमाम तरीके की चुनौतियां होंगी, क्योंकि एक एज फैक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाना भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई है आज की राजनीति में। देवनाथ, बिल्कुल, अगर हरियाणा में देखें तो आप देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सच में अगर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इसके बाद शैलजा, ये 3 ऐसे धड़े थे जिसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी असमंजस में थे। शैलजा के बहुत सारे लोगों ने जो शैलजा को मानते हैं, जो शैलजा के राजनीति में भरोसा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा उनको ऑफर किया कि आप इधर आ जाइए। तो जाहिर सी बात है, इसको हवा दे रही थी बीजेपी। जो अंतर्द्वंद बीजेपी कांग्रेस के अंदर चल रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी भुना रही थी। और मनोहर लाल खट्टर ने तो यहां तो कहा था कि दलित बेटी के साथ अपना अपमान हो रहा है, दलितों के साथ अपमान हो रहा है, कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। तो जाहिर सी बात, जो आग उठी थी, जो धुआं उठा था कांग्रेस के भीतर, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मोमबत्ती जला ली। जाहिर सी बात है कि रोशनी अगर कांग्रेस में होनी चाहिए थी, वही रोशनी छीनकर बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। और जो गणित है, जो चुनावी गणित आप देख रहे हैं, उसमें किसी एक फैक्टर को नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी बहुत ही शानदार तरीके से लड़ी, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा में, आज तक ऐसा नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं होता था, तीसरी बार हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक सही संगठन, बूथ मजबूत करने की रणनीति, और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का जादू, और ये 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बात बताऊं, कांग्रेस की पूरी राजनीति जलेबी की तरह बन गई। जो सुबह तक जलेबी ये हो रही था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जी, जो सुबह तक था कि जलेबी जो बन रही है वो जीत की जलेबी है, लेकिन जीत ऐसे उलझ जाएगी, हार ऐसे उलझ जाएगी कि वो जलेबी की आकृति की हो जाएगी। कांग्रेस ने दिखाया।
कांग्रेस ये समझ रही होगी और उसको लग रहा होगा कि जलेबी छन्ने में और जलेबी की चर्चा करने में थोड़ी जल्दी हो गई। लेकिन राहुल की बात करें, देखिए जब हरियाणा में आप जाते हैं तो राहुल का उतना बड़ा प्रभाव नहीं है जितना हुड्डा फैमिली का है। लोग ये मानते थे और हम लोगों से भी बात करते थे कि देखिए राहुल गांधी को लेकर के हम लोग सीरियस नहीं हैं, लेकिन हाँ हुड्डा की राजनीति को हम पसंद करते हैं, हुड्डा की राजनीति पे हम भरोसा करते हैं। लेकिन वो कांग्रेसी थे, तो इसका मतलब ये है कि दो धड़ा था। क्या राहुल गांधी स्वीकार्य नहीं था एक बड़े नेता के तौर पर, और इतनी सारी रैलियां हुई लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की रैलियों से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को वो सब मिला जो बीजेपी चाहती थी। बीजेपी जितना बीजेपी ने सोचा नहीं, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा मिल गया, क्योंकि बीजेपी को जीत को लेकर बीजेपी के अंदर भी एक सवाल था, और ये सवाल ऐसा था कि क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी, क्या तीसरी बार सत्ता में वापसी होगी। ये सवाल इसलिए भी असमंजस वाला था क्योंकि बीजेपी के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, और यही तो वजह थी जब खट्टर बदले गए तो जाहिर सी बात है कि ये संशय भरा सवाल था, लेकिन जनता ने बताया कि नहीं, तीसरी बार और ऐतिहासिक जीत बीजेपी को लगभग मिलने जा रही। बिल्कुल देवनाथ, मैं आपके पास लौटूंगा। लगातार विकास हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़े हैं। विकास, पीडीपी की जो भूमिका थी, कुछ ऐसे भी फैक्टर सामने आ रहे थे कि अगर सीटें कम हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की तो शायद, अगर ऐसा हो सकता है, जो संभावनाएं राजनीति में होती हैं कि पीडीपी को साथ ले लिया जाए, लेकिन पीडीपी तो अपने आप को पार्टी कहने लायक भी नहीं शायद बची जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक वो दौर था जब यही पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होती थी। मतलब साफ तौर पर सरकार अगर बनानी है तो पीडीपी का सहयोग लेना जरूरी हो जाता था, लेकिन आज 4 सीटें हम देख पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, पीडीपी की हमेशा सोच रही है कि अलगाववाद की, हमेशा उसने बात की, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, और जब तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे धड़े कश्मीर में मौजूद थे तो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था पीडीपी के लिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग वोट डालते थे वो पीडीपी की तरफ जाता था। लेकिन जब से धारा 370 टूटी है उसके बाद जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे जो धड़े थे अलगाववाद की बात करते हैं वो खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं जो एक बेस था पीडीपी का वो कम होता चला गया। और उसके बाद आज की डेट में आप देखेंगे लोग जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह टूरिज्म आ रहा है, जिस तरह से लोग अब वहां पे व्यापार बढ़ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अलगाववाद को छोड़ के जमहूरियत में आना चाहते थे। तो एक तरह से जिस तरह की बातें करते थे उनके लीडर, उसको छोड़कर दरकिनार कर वो सारा का सारा वोट बैंक अब देखा जा रहा है कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चला गया, जो आज एक बहुत बड़ी जीत और एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इलेक्शन के परिणाम के बाद यहाँ कवरेज के लिए कुछ लोग दिल्ली से भी मित्र आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपकी व्यवस्था ठीक ठाक हो रही है। अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो आप कृपा करके हमें क्षमा भी करें और हमें सूचना भी करें। जहां तक, साथ ही साथ इससे पहले कुछ और बात कहूं, मुझे औपचारिक तौर पर धन्यवाद अभिनंदन करना है माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का। हमारे चुनाव के प्रभारी विशेषकर केंद्र से नियुक्त किए गए थे पार्टी की ओर से, उनके अनुभव से, उनके तजुर्बे से हमें लाभ रहा, और उन्होंने 1 महीना से भी ज्यादा समय यहां पर लगातार हमारे बीच में रह करके हमें एक एक बिंदु को लेकर के एक एक दिन गाइडेंस भी दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम सारे कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस अभियान में और इस प्रबंधन में लग गए। माननीय आशीष जी तो हमारे सह प्रभारी हैं ही हैं पहले से ही, और इनका मार्गदर्शन काफी समय से चल रहा है, और कार्यकारी हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी, जो बाद में चाहे सीन में आए लेकिन उन्होंने बड़े सुचारू रूप से इस सब का संचालन किया। जहां तक चुनाव का संबंध है, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देनी है, और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं। 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, और ये एक संयोगवश बात भी और ये एक संतोषजनक भी, कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोक हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई
शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अगर एक ही उदाहरण ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कितने के कितने कच्चे घर पक्के में परिवर्तित हो गए। ये ना पूछा गया कि धर्म किसका है, जात किसकी है, घर हिंदू का, कि मुसलमान का, ठाकुर का, ब्राह्मण का। और इस प्रकार से एक इंक्लूसिव ढंग से मोदी जी ने 10 वर्ष में हमें जो नेतृत्व दिया है, उसी का पैगाम, उसी का संदेश लेकर के हम इस चुनाव में उतरे थे। और जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है, राष्ट्रवाद को लेकर के, और सभी संभागों का संतुलित विकास हो, क्षेत्रीय भेदभाव के बिना, उन मुद्दों को लेकर के सभी हमारे जो विजयी हुए हैं और जो विजयी होने वाले हैं, अभी कुछ एक घोषणाएं औपचारिक बाकी हैं, उनको वो भी बधाई के पात्र हैं। अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस का इसमें से एक निष्कर्ष ये निकलेगा, कांग्रेस की सफाई जिस प्रकार से हरियाणा में हुई है उसी प्रकार यहां से भी होगी। तो मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, उनके ठीक पास जी किशन रेड्डी, उनका धन्यवाद दिया। लेकिन ये नतीजे, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस ने यहां पर जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहिए थी वहां पर फेल हो गई।